दोस्तों, एक लड़का होता है जो शादी तो कर लेता है, लेकिन वह अपने पत्नी को वह सुख नहीं दे पाता है जिसे उसकी तलाश रहती है। क्योंकि जो पति होता है वो हमेशा बाहर कमाते ही रहता है। जो पत्नी होती है, जब इसको बर्दाश्त नहीं होता है तो यह गैर मर्दों की तलाश करना शुरू कर देती है। इसी बीच में उसकी नजर उसी के देवर के ऊपर पड़ जाती है। उसे अपने देवर को अपने जाल में फंसा लेती है। इसके साथ अपनी जरूरतों को पूरा करने लगती है, इसके साथ अपना भूख मिटाने लगती है, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। ऐसे करते करते 4 साल बीत जाते हैं। एक दिन की बात होती है, जो ये महिला होती है अपने देवर के साथ नग्न अवस्था में एक कमरे में शारीरिक संबंध बना रही होती है। तभी इसी का एक 8 साल का बेटा होता है जो उस कमरे में पहुंच जाता है और अपनी माँ को और अपने चाचा को नग्न अवस्था में शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लेता है। इसके बाद ये जो माँ होती है, ये जो चाचा होते हैं, इस 8 साल के बेटे के साथ क्या करते हैं, जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आप भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि एक माँ अपने इस बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए। और आप लोग हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने जिले का नाम जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाल। आज जो मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का एक थाना लगता है, पिनहट थाना। इसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है, नया गांव। इसी गांव के रहने वाले करण सिंह होते हैं, जिनकी उम्र लगभग 30 साल होती है। करण सिंह के परिवार में पत्नी के अलावा इनके 3 भाई भी होते हैं। करण सिंह अपने भाइयों में सबसे बड़े होते हैं। मझले भाई का नाम होता है रवि, छोटे वाले भाई का नाम होता है भानु। जो करण सिंह के पत्नी होती हैं, इनका नाम होता है यशोदा देवी। इनकी उम्र लगभग 22 साल होती है। करण सिंह के 2 बेटे भी होते हैं। बड़े बेटे का नाम होता है रौनक, जिसकी उम्र लगभग 8 साल होती है। जो करण सिंह होते हैं, शादी होने के बाद अपने घर में ही, अपने परिवार में ही, अपने पत्नी के साथ, अपने भाइयों के साथ घर में रहा करते थे। खेती किसानी किया करते थे, इधर उधर थोड़ा बहुत काम भी कर लिया करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतने लगता है, जो बच्चे होते हैं पहले तो छोटे थे, अब वह बड़े हो जाते हैं। अब जो घर का खर्चा होता है वह खेती किसानी से, घर पर रहने से नहीं चल पाता है। इसलिए जो करण सिंह होते हैं वह बाहर जाने का फैसला करते हैं और वह आज के 4 साल पहले गुजरात के सूरत शहर कमाने के लिए चले जाते हैं। वहां पर जाकर के एक कंपनी में काम करने लगते हैं। जो पत्नी यशोदा होती है अपने दोनों बच्चों के साथ इसी घर में अकेले रहने लगती है। किसी तरीके से 6 महीने बीत जाते हैं। इसके बाद जो यशोदा होती है, इसको बर्दाश्त नहीं होता है, इसको सेक्स करने का मन करने लगता है, इसको किसी के साथ संबंध बनाने का मन करने लगता है। अब जो यशोदा होती है, अब यह करे तो क्या करे। अब जो पत्नी यशोदा होती है गैर मर्दों की तलाश करना शुरू कर देती है। इसी बीच में इसकी नजर करण के छोटे भाई भानु के ऊपर पड़ जाती है। भानु को अपने पास बुलाती है, भानु को हमेशा ख्याल रखने लगती है, भानु से हंसी मजाक भी करने लगती है। एक दिन की बात है, भानु से हंसी मजाक करते करते जो पत्नी यशोदा होती है कुछ ऐसा कह जाती है। जो भानु होता है वह इस बात को तुरंत समझ जाता है कि जो मेरी भाभी हैं वह मेरे से क्या चाह रही हैं। जो भानु होता है वह अपने भाभी यशोदा को मना नहीं कर पाता है और यह दोनों लोग पहली बार कमरे में जाते हैं, पहली बार संबंध बना लेते हैं। जब एक बार संबंध बन जाता है तो ये जो सिलसिला होता है छूटने का नाम ही नहीं लेता है। नग्न अवस्था में करके एक दूसरे के साथ लिपट करके शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। पति पत्नी की तरह रात में भी करने लगते हैं और दिन में भी करने लगते हैं। जो दोनों बच्चे होते हैं, दोनों बच्चे तो स्कूल चले जाते थे। इसी का मौका का फायदा उठा करके जो यशोदा होती है और जो देवर भानु होता है, यह दोनों घर में रह करके रंगलड़ियां मनाते थे, पूरे अपने भूख मिटाते थे, अपने हवस को मिटाते थे। इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं। जो करण सिंह होता है साल भर में 6 महीने में एक बार घर पर 1 महीने के लिए आता है और वह वापस अपने परिवार के साथ, अपने पत्नी के साथ खुशहाल तरीके से रहता है और वापस अपने काम पर सूरत चला जाता है। उससे इस बात का बिल्कुल भी भनक नहीं लगता है कि जो मेरे पत्नी है वह मेरे पीठ पीछे क्या कर रही है, वह मेरे भाई के साथ क्या कर रही है। इसी तरीके से 4 साल बीत जाते हैं। जो यशोदा होती है अपने देवर भानु के साथ अपने भूख को मिटाती रहती है, अपने हवस को मिटाती रहती है। एक दिन की बात है,
जो यशोदा होती है अपने देवर भानु के साथ कमरे में नग्न अवस्था में होकर के जबरन तरीके से शारीरिक संबंध बना रही थी, तभी जो उसका 8 साल का बेटा रौनक होता है उस कमरे में पहुंच जाता है और अपनी माँ को और अपने चाचा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, संबंध बनाते हुए देख लेता है। उसके बाद जो माँ होती है वह भी अपने कपड़ों को पहनती है, जो देवर होता है वह भी अपने कपड़े को पहनता है। उसके बाद जो माँ होती है अपने बेटे को बहलाने लगती है, फुसलाने लगती है, 10 रुपए का नोट देती है, कहती है जाकर कुरकुरे भी खा लो। और जो देवर होता है वह भी डर जाता है, जो यशोदा होती है वह भी डर जाती है। जो माँ होती है अपने देवर भानु से कहने लगती है अगर कहीं रौनक अपने पापा से इस बात को बता दिया तो हम दोनों का बहुत बुरा हाल हो जाएगा, हम दोनों की बहुत बदनामी हो जाएगी, हम दोनों कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। इसीलिए जो माँ होती है अपने 8 साल के बेटे को रास्ते से हटाने के लिए अपने देवर से कहती है और 10 रुपए का नोट देती है अपने देवर को और कहती है जाकर इसको कुरकुरे खिला दो, इसको समझाओ, अगर नहीं समझता है तो इसको रास्ते से हटा दो। जो देवर भानु होता है अपने भतीजे को लेकर के रौनक को लेकर के दुकान पे जाता है, चॉकलेट दिलाता है, बिस्किट दिलाता है, खिलाता है, पिलाता है, उसको फुसलाता है, समझाता है। लेकिन जो देवर भानु होता है उसको कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगता है कि अगर कहीं यह किसी को बता देगा तो हम दोनों लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए जो भानु होता है अपने भतीजे को लेकर के रौनक को ले जाकर के छत पर लेकर जाता है। छत पर ले जाकर के कपड़ा खींचने वाला एक बैट होता है जिसको हम देहाती भाषा में मुंगड़ी भी कहते हैं। जो भानु होता है अपने भतीजे रौनक के ऊपर उसी मुंगड़ी से वार करने लगता है, उसी बैट से वार करने लगता है। जो माँ होती है वह भी पास खड़ी रहती है और भी कहती है और मारो, जब तक मर नहीं जाता है तब तक इसको छोड़ना नहीं। जो भानु होता है अपने भतीजों को रौनक को इतना मारता है कि मारते मारते जो रौनक होता है अपने चाचा से बचाने की भीख मांगता है, अपने माँ से बचाने की भीख मांगता है। लेकिन जो माँ होती है, जो चाचा होते हैं, यह दोनों लोग मिलकर के रौनक को वहीं पर मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद ये दोनों लोग इस बच्चे की लाश को वहीं पर छत पर लकड़ी रखा रहता है, भूसी रखा रहता है, इसी से छिपा देते हैं। छिपा करके शाम हो जाता है। शाम को करण के पास फोन करते हैं, कहते हैं कि जो बेटा है वह दोपहर में ही घर से निकला है, अभी तक घर पर नहीं आया। यानी कि जो यशोदा होती है, जो उसका देवर भानु होता है, यह दोनों लोग रौनक के गुमशुदा होने का झूठा खबर फैलाते हैं और इधर उधर शोर मचाने लगते हैं। अपने पति के पास जो यशोदा होती है करण के पास फोन करती है, उससे ही बताने लगती है कि जो रौनक है शाम को घर से निकला है, अभी तक घर पर नहीं आया। जो करण होता है जब इस बात को सुनता है कि मेरा बेटा घर पर नहीं है, कहीं गुमशुदा हो गया है, तो वह घबरा जाता है। घबरा करके सूरत से अपने घर आगरा आ जाता है और इधर उधर खोजने की कोशिश करता है। जब कहीं नहीं मिलता है तो जो यशोदा होती है अपने पति करण के साथ थाने में जाती है। थाने में एक गुमशुदा का रिपोर्ट लिखाती है। जो पुलिस वाले होते हैं खोजबीन शुरू करते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। यह जो घटना होती है 29 नवंबर की घटना होती है और जो करण होता है 30 तारीख को अपने घर पर पहुंच जाता है और 30 तारीख को ही अपने नजदीकी थाने पिनहट थाने में जाता है और अपने बेटे के खिलाफ गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाता है। जो करण होता है वह पूरी तरीके से घबरा गया था कि जो मेरा बेटा है, आखिर मेरे बेटा का क्या हुआ, वह कहाँ गया। जो पत्नी यशोदा होती है वह झूठा रोने का नाटक करती रहती है, अपने पति को पकड़कर झूठा रोती रहती है। और जो देवर भी होता है वह भी इधर उधर खोजबीन करने लगता है, वह भी झूठा खोजने का नाटक करता है। 1 दिसंबर का दिन आ जाता है। 1 दिसंबर के दिन जो करण होता है अपने पत्नी के साथ सोया रहता है और अपनी पत्नी से कहता है कल हम आगरा जाएंगे और पुलिस कमिश्नर से डॉग स्क्वाड की जांच के लिए मांग करेंगे, उनसे अपील करेंगे। जो पत्नी यशोदा होती है जब इस बात को सुनती है तुरंत इस बात को अपने देवर भानु से बता देती है। अब ये लोग डर जाते हैं, कहीं अगर डॉग स्क्वाड की टीम आती है तो हम लोग तुरंत पकड़े जाएंगे, क्योंकि जो कुत्ते होते हैं ये सूंघ करके घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं और घटना का खुलासा कर देते हैं। इसलिए जो यशोदा होती है वह डर जाती है और अपने देवर के साथ इस लाश को ठिकाने लगाने का कोशिश करने लगती है। और रात के समय में ये लोग छत से लाश को निकालते हैं, एक बोरी में भरते हैं, एक बोरी में भर करके लाश को अच्छी तरीके से बांधते हैं और अपने घर के पीछे एक कूड़ेदान होता है, उस लाश को उसी कूड़ेदान में डाल देते हैं। ये लोग सोचने लगते हैं कि अब हम लोग आसानी से बच जाएंगे, अब हम लोग को कोई आसानी से पकड़ नहीं पाएगा और जो हमारे पड़ोसी हैं पड़ोसियों के ऊपर इसका इल्जाम हम लोग डाल देंगे।
2 दिसंबर के दिन ग्रामीणों की नजर उस बोरी पर जाती है तो सभी लोग सोचने लगते हैं आखिर इस बोरी में आखिर क्या है जो इनके घर के पीछे फेंका गया है। सभी लोग उस बोरी के पास जाते हैं। जब उस बोरी को ग्रामीण खोलते हैं तो उस बोरी में एक लाश भरी रहती है। तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दिया जाता है और करण सिंह को दिया जाता है। जो करण सिंह होता है जब इस लाश के पास आता है तो तुरंत पहचान जाता है, कहता है तो मेरे बेटे की लाश है। जो करण सिंह होता है वह फूट फूट कर रोने लगता है। जो इसकी पत्नी यशोदा होती है जब वह लाश के पास पहुंचती है तो वह भी दहाड़े मार करके रोने लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है। और जो देवर भानु होता है जब वह भी पहुंचता है तो सभी लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। जो यशोदा होती है और झूठा रोने का नाटक करने लगती है, सबको दिखाने लगती है कि मेरा बेटा है इस दुनिया से चला गया। इधर जो आगरा के एसपी साहब होते हैं इस घटना को गंभीरता से लेते हैं। इस घटना को गंभीरता से लेकर के जांच शुरू कर देते हैं। डॉग स्क्वाड की टीम बुलाते हैं और इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। डॉग स्क्वाड टीम की सहायता से इस केस का खुलासा करने की कोशिश करते हैं। जो कुत्ते होते हैं वह बार बार इसी करण सिंह के घर के पास घूमते रहते हैं, वह कहीं भी नहीं जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जो कुत्ते होते हैं वह सूंघते सूंघते करण सिंह के घर में घुस जाते हैं। जो पुलिस वाले होते हैं वह समझ जाते हैं कि यह जो घटना है जो इस बच्चे की मौत हुई है वह कोई और नहीं बल्कि करण सिंह के घर वाले ही ने किया है। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं इनके सामने एक चुनौती होती है कि आखिर इसका आरोप वह किसके ऊपर लगाएं, क्योंकि जो करण सिंह होते हैं वह तो सूरत थे, घर पर केवल देवर होता था और उसकी माँ होती थी। इसलिए जो पुलिस वाले होते हैं बहुत चिंतित हो जाते हैं, बहुत सोचे पड़ जाते हैं। इसलिए जो पुलिस वाले होते हैं पूछताछ के लिए छोटे देवर भानु को पुलिस थाने में बुलाते हैं और शक के आधार पर इससे पूछताछ करने लगते हैं। जो पुलिस वाले होते हैं जब भानु से पूछताछ करते हैं तो जो भानु होता है पहले तो इस बात से साफ इनकार करता है, केवल वह दहाड़े मार करके रो रहा था। जो पुलिस वाले होते हैं भानु का कॉल डिटेल निकालते हैं, लेकिन कॉल डिटेल में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिससे यह पुष्टि हो सके कि भानु ने ही इस केस के पीछे इसका ही हाथ है। और जो पुलिस वाले होते हैं भानु के फोन को अपने कब्जे में ले लेते हैं और इनके फोन के सभी डाटा को खंगालने लगते हैं। खंगालते खंगालते इसके गैलरी में पहुंच जाते हैं जहां पर यशोदा के साथ में और भानु का फोटो रहता है। जब पुलिस वाले होते हैं जब इस फोटो को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। फोटो देखते देखते एक ऐसे फोटो पहुंच जाते हैं जहां पर जो यशोदा होती है अपने देवर भानु के साथ करवा चौथ का व्रत मना रही थी। जो पुलिस वाले होते हैं जब इस फोटो को देखते हैं तो वह तुरंत समझ जाते हैं कि यशोदा के बीच में और भानु के बीच में अवैध संबंध था। जो पुलिस वाले होते हैं तुरंत भानु से सख्ती से पूछताछ करते हैं। जो भानु होता है बताने लगता है, कहता है साहब हम अपने भाभी के साथ कमरे में नग्न अवस्था में होकर के शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। तभी जो रौनक होता है वह कमरे पहुंच जाता है, हम दोनों को देख लेता है। अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग करें तो क्या करें। अगर यह किसी को बता देगा तो हम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए रौनक के माँ के साथ हम दोनों मिलकर के रौनक को हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म कर देते हैं। जो पुलिस वाले होते हैं यशोदा को और भानु को गिरफ्तार कर लेते हैं, दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। और जो करण होता है जब यह बात सुनता है कि मेरी पत्नी ही अपने बेटे को इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म करवाई है तो उसका रो रो कर बुरा हाल होता है, वह फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों कैसे एक माँ ने अपने हवस को पूरा करने के लिए, अपना भूख मिटाने के लिए अपने ही बेटे को इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर देती है। दोस्तों इस कहानी से यह स्पष्ट हो जाता है कि आज के समय में कोई भी इंसान अपना भूख मिटाने के लिए, अपना हवस मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है बल्कि समाज को जागरूक करना है। आप लोग जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।